नमस्कार दोस्तों। हम सभी को पता है हमारे पड़ोसी देश जिसके साथ हमारे सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामरिक तमाम तरह के समझौते रहे हैं और मैत्रीपूर्ण समझौते रहे हैं, संबंध रहे हैं, वो है श्रीलंका। श्रीलंका इन दिनों बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वहाँ पिछले कुछ दिनों जो है अभी आपातकाल भी लगा रहा, बहुत सारी ऐसी स्थितियां हुई और आपने सबने देखा कि वहाँ की सरकार के सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए गए और वहाँ के लोगों ने, जनता ने जो है राष्ट्रपति भवन तक पे हमला बोल दिया। तो आप समझिए ये स्थितियां क्यों पैदा हुई, क्योंकि वहाँ महंगाई एक विकराल स्थिति में आ चुकी है। आपको समझना पड़ेगा कि श्रीलंका सरकार के जब मंत्रियों से सामूहिक इस्तीफा हो चुका है, लोगों के रोजमर्रा की जुड़े जो भी मसले हैं उनमें बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। उसके बाद में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडारण बिल्कुल खत्म हो चुका है और जरूरी चीज़ें आयात करने के लिए धन नहीं है। देश में अनाज हो, चीनी हो, मिल्क पाउडर हो, सब्जियां हो, जो भी कोई सामान है वो सब कुछ इतना महंगा है। 12-12, 14-14 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, डीजल पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। तो ये स्थिति है। अब हमको इसमें यह भी देखना होगा कि किस तरीके से लोगों की नाराजगी है और किस तरीके से गोटबाया राजपक्षे जो मंत्रिमंडल है, उनका राष्ट्रपति जो है, उनका जो मंत्रिमंडल है, उनके भाई प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, इन दोनों ने तो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बाकी सबसे इस्तीफा ले लेने के बाद में अब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कि कैसे इस समस्या का समाधान हो। आपको यह भी देखना होगा कि वहाँ पर इस समय जो है 2000 रुपये किलो के रेट पर जो है जो दूध का पाउडर है वो मिल रहा है और इसके अलावा चावल करीब वहाँ पर 250 से 250 रुपये किलो मिल रहा है। गेहूं भी वहाँ करीब 200 रुपये किलो मिल रहा है। इसके अलावा चीनी वहाँ 250 रुपये किलो मिल रही है। नारियल तेल वहाँ जो है इस समय 900 रुपये किलो हो गया है, या लीटर हो गया है। इसके बाद में आप समझिए अंडा भी जो एक सामान्य सी चीज़ वहाँ के लिए होती थी वो भी 40 से 50 रुपये का एक अंडा मिल रहा है। 1 किलो जो इसी तरह से स्थिति ये है कि वहाँ पर एक सिलेंडर की कीमत जो है इस समय 4500 रुपये हो गई, मतलब 4500 रुपये हो गई है। तो आप समझिए ये स्थितियां क्यों हुई हैं, क्योंकि श्रीलंका सरकार ने बहुत बड़ा कर्ज उठा लिया अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अपनी जनता के सामने दिखावे करने के लिए, और वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम मंत्रियों ने राजसी अंदाज में जीने के लिए और राष्ट्रवाद का राग अलापने के लिए उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया कि हम बहुत बड़े हुए हैं और उन्होंने कर्ज का बिल्कुल बोझ में दाब दिया श्रीलंका को। तो ये समझना होगा। इसमें स्थिति यह है कि किस तरीके से इसका दुरुपयोग हुआ वो चीज़ें समझनी होंगी। 2010 के बाद से लगातार श्रीलंका में विदेशी कर्ज बढ़ा है और 2010 में क्या हुआ कि जो राजपक्षे परिवार का कब्जा हुआ वहाँ की सत्ता में, और जब सत्ता में ये लोग आए तो इन्होंने राष्ट्रवाद, तमाम सारी स्वदेशी और ऑर्गेनिक और इस तरह के तमाम सारी चीज़ें शुरू की और उसका नतीजा ये हुआ। उसे चलाने के लिए उन्होंने जापान और चीन से और भारत से भी बहुत सारा कर्ज लिया, जिसमें सबसे बड़ा कर्ज चीन से लिया। 2018 से 2019 के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे ने हम बनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया, क्योंकि उसका वो जो कर्ज लिया था वो चुका नहीं पा रहे थे। तो आप समझिए वो उनके हाथ में चला गया। इसके बाद में अब उन्हें सेना भी रखने की इजाज़त देनी पड़ी और यह स्थिति है। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया। इंटरनेशनल मार्केट से भी उन्होंने तमाम सारा कर्ज ले लिया। 2019 में स्थिति यह थी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी थी और मैं इत्तेफाक से 2019 में वहाँ पर गया था और उस समय बहुत सारी चीज़ें देखी थी। चुनाव हुआ तो राजपक्षे एक बार फिर से आए और उनके आने के बाद में ये हुआ कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ा था और वहाँ के
जो धर्म है और धर्म और राष्ट्रवाद दोनों को मिला करके वोट पड़ा था और उसका नतीजा ये हुआ, धर्मवाद और राष्ट्रवाद इन दोनों ने मिल करके उसको बर्बादी की राह पर ढकेल दिया। और स्थिति ये है कि श्रीलंका के एयरपोर्ट से अनुमानित आय जो होती थी वो 12 अरब डॉलर, जबकि इंपोर्ट उसका 22 अरब डॉलर है, यानी उसका व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर का हो गया। तो आपको ये जानना होगा, श्रीलंका की जरूरत की चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, दवाएं, खान पीन का सामान और दूसरी चीज़ें सभी बहुत महंगी हो गई। और 2 सालों में उनका श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडारण था वो 70% तक खत्म हो गया। अब स्थिति है, फरवरी में श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडारण में सिर्फ 2.31 बिलियन डॉलर ही बचे, जबकि 2022 में लगभग 4 बिलियन डॉलर का लोन चुकाना था। तो ऐसी स्थिति में वो भी खत्म हो गया और उसके ऊपर भी कर्ज बढ़ गया। श्रीलंका में महंगाई दर 17% को भी पार कर गई है और इसके बाद में वहाँ डॉलर 298 श्रीलंकाई रुपए तक पहुंच गया है। एक भारतीय रुपए के यदि कीमत जो है वहाँ पर 3.92 श्रीलंकाई रुपए हो गई है, मतलब भारत का 1 रुपया और श्रीलंका का तकरीबन 4 रुपया। तो आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद में राजपक्षे की जो टैक्स कटौती का फैसला करके शांत करने का लोगों को प्रयास था वो भी उल्टा पड़ गया। और स्थिति ये है कि 2019 में जो है राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का जो पूरा वो था चुनाव जीते थे और उसके बाद इन्होंने अर्थव्यवस्था और दूसरे नाम पर जिस तरीके से वहाँ पर बनाने की कोशिश की थी, इससे बड़ा नुकसान हुआ। टैक्स की कमाई से 30% तक की कमी आ गई और सरकारी खजाना खाली हो गया। 2090 में श्रीलंका की जीडीपी टैक्स से कमाई के हिस्से से 20% था, जो 2020 में घटकर 10% रह गया। टैक्स में कटौती के फैसले के चलते स्थिति ये हुई कि इसमें भी बहुत बुरी स्थिति आ गई। और आपको समझना पड़ेगा, जो आतंकी हमले थे, कोरोना महामारी थी और टूरिज्म सेक्टर जिसके कारण डूबा, और उससे चूंकि टूरिज्म जो है श्रीलंका की जान है, तो वो जब डूबा तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जो आतंकी गतिविधियां बढ़ी उससे उनको करीब 350 लोग मरे उसमें आतंकी घटनाओं में, और इसके कारण पूरी जो दुनिया से आने वाले टूरिस्ट थे वो घबराए और उसका नतीजा ये हुआ कि टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह की स्थिति में आ गई। अब आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, 23 लाख टूरिस्ट आए थे 2018 में श्रीलंका में, लेकिन ईस्टर आतंकी हमले की वजह से 2019 में इसकी संख्या 21% घट गई थी और उसके बाद में कोरोना की पाबंदियों के चलते 5 लाख जो है संख्या घटकर 5 लाख रह गई और 2021 में यह 2 लाख भी नहीं रह गई। अब आप समझिए कि यह स्थिति है कि वहाँ पर जो आने वाले ज़्यादातर टूरिस्ट थे वो भारत से, चीन से, ब्रिटेन से, फ्रांस से और जर्मनी से होते थे। वो यूरोपियन कंट्रीज़ को ज़्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि उन कंट्रीज़ से लोग आ नहीं रहे हैं। तो ये समझना होगा। इसके बाद में श्रीलंका के 2 ताकतवर परिवार जो थे वो लगातार जिस तरीके से वहाँ पर जुटे हुए थे और जिनका आज़ादी में योगदान था, उस परिवार को वहाँ के लोगों ने नकार करके राष्ट्रवाद और धर्मवाद के नाम पर जो खड़े हुए लोग थे उनको सत्ता सौंपना शुरू किया और इसका नतीजा ये हुआ, ये परिवार ज़्यादा हावी हो गया और इससे स्थितियां एकदम से बदल गईं। और इसमें है कौन कौन? महिंद्रा राजपक्षे हैं जो पूरे प्रधानमंत्री हैं और सारी चीज़ें संभालते हैं। उसके बाद में उनके भाई हैं गोटबाया राजपक्षे जो इस समय राष्ट्रपति हैं, और इसके अलावा बासिल राजपक्षे हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और दूसरे मिनिस्टर हैं। इन पर कथित जो तौर पर कमीशन खोरी और इन सब का आरोप लगता है। इसके बाद चामल राजपक्षे हैं, ये भी बड़े भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे के, और ये भी शिपिंग और दूसरी मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर रहे, तो इनकी स्थिति ये है। इसके बाद में 5वें नामल राजपक्षे हैं, ये जो है बड़े बेटे हैं महिंद्रा राजपक्षे के और ये 24 साल के ही हैं, लेकिन इन पर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। इसके बाद में आप स्थितियाँ, तो ये पूरे परिवार ने किस तरीके से घेरा और राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे ये सत्ता में आए, और जिन लोगों का योगदान था
देश की आज़ादी में और सारी चीज़ों में उनको पीछे धकेल दिया गया और नतीजा ये हुआ कि बर्बादी की दिशा में जाने लगे। अब क्या फैसले थे जिनके कारण ये स्थिति हुई? खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि इससे हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर जो किया गया, उससे क्या हुआ, सारा उत्पादन बिल्कुल ठप पड़ गया और आप ये समझिए कि उत्पादन घटा और महंगाई बढ़ी, क्योंकि खाद्य सामग्री की उपलब्धता कम हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि जनता परेशान होने लगी। इसके बाद में अब किस तरीके से आज श्रीलंका को मदद की जरूरत पड़ रही है, भारत की, चीन की, जापान की और दूसरे देशों की, और सभी देश कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं। लेकिन भारत चाहता है कि इस समय हम उसको अपने पक्ष में ले आएं, क्योंकि वहाँ की जनता भी अब चीन से नाराज है, क्योंकि चीनी प्रोडक्ट्स का वहाँ पर पूरी तरीके से जिसे कहेंगे बहुतायत हो गई है और जिस तरीके से चीन ने वहाँ पर कब्जा किया है सत्ता में, दूसरी चीज़ों में, इकोनॉमी में, सब में, तो ये चिंता का विषय है। अब इस जगह हम यदि श्रीलंका पे चिंता कर रहे हैं तो हमें अपने पर भी देखना होगा। हिंदुस्तान में भी भारत सरकार ने, जो अभी रिपोर्ट आई है भारत सरकार का बजट के तिमाही में, उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है, जो भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा कर्जदार बना दिया है। यह तो देश की बात है। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों पर भी कर्ज के बोझ बहुत बढ़ गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो जिस पर 7 लाख करोड़ का कर्ज है, पंजाब सरकार हो 3 लाख करोड़ का कर्ज है, हरियाणा सरकार हो उस पर 3 लाख करोड़ के करीब का कर्ज है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार हो या और कोई हो, कोई भी 5 लाख, 3 लाख, 7 लाख, 8 लाख के कर्ज पर हैं। तो आप समझिए कि पूरा देश आज कर्ज से हिंदुस्तान में भी जूझ रहा है। हमारा जो बजट आया वो घाटे का बजट है और हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़े, अपनी जीडीपी के 6.9% के बजट घाटे का जो बजट है। तो आप समझिए कि यह स्थिति है कि हमारा बजट कितना घाटे में जा रहा है, उधर कर्ज बढ़ रहा है। और तीसरी बड़ी चीज़ है जो हमारे यहाँ एक खुशी जताई गई कि हम 20 पॉइंट समथिंग % जो है हमारी वो ग्रोथ बढ़ गई है और जीडीपी की बढ़त है, लेकिन यह तुलना हमारी पिछले उस साल से है जब हम माइनस में थे, -24 के आसपास थे। तो जब हम -24 थे, 24 थे, तो आप समझिए उससे यदि हम 20% बढ़े तो मतलब अभी भी हम -4 पे हैं। तो यह स्थिति आप समझ सकते हैं। तो इस स्थिति में भारत भी है और भारत भी कमोबेश उसी दिशा में जा रहा है जिस तरीके से भारत ने किया है। आप देखिए, नेपाल ने कोई मुफ्तखोरी नहीं की, श्रीलंका ने मुफ्तखोरी नहीं की, उसने अपने लोगों को राहत देने की कोशिश की, लेकिन राहत जो उसने दी उसके साथ साथ उसकी नीतियां गलत रहीं। उसने तमाम सारे राष्ट्रवाद, धर्मवाद और ऑर्गेनिक और ये इन सब नाम से जिस तरीके से लोगों को भरमाया, जिस तरीके से कहा कि ये खेती नहीं वो खेती करो, वो नहीं वो करो, डाइवर्सिफिकेशन और दूसरी चीज़ों को समझाया जो हमारे यहाँ अभी समझाया जा रहा है। तो जब ये चीज़ें की जाती हैं तो किस तरह बर्बादी होती है। तो इस बात को समझना होगा कि क्या हम श्रीलंका की राह पर जा रहे हैं, क्या हम देश को भी, भारत को भी उसी तरह बर्बाद करना चाह रहे हैं, क्या हम भारत को राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति में फंसाकर संकट में डालना चाह रहे हैं। क्योंकि भारत की राजनीति एक बड़ी अच्छी राजनीति रही है, बनाने की राजनीति रही है, विकास की राजनीति रही है, सबकी समृद्धि की राजनीति रही है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की राजनीति रही है। तो जब हमारी ये वसुधैव कुटुंबकम की राजनीति रही हो, तो ऐसी स्थिति में जब हम छोटी मानसिकता से, कलुषित मानसिकता से काम करते हैं और हम एक धर्म की राजनीति करने लगते हैं, हम एक राष्ट्रवाद के नाम पे एक कथित रूप से बर्बादी की राजनीति करने लगते हैं, तो यही स्थिति होती है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खराब होती अर्थव्यवस्थाओं की तरफ जा रही है। तो आप समझिए कि आप किस दिशा में देश ले जाना चाहते हैं। बेरोजगारी, बर्बादी, महंगाई, आर्थिक अव्यवस्था कहाँ पर। और यही वजह है कि देश के लोगों पर टैक्स लादे जा रहे हैं, बेजा टैक्स लादे जा रहे हैं। और जब दुनिया में जो हमारे यहाँ से लोग निर्यात भी करते हैं तेल, पेट्रोलियम, तो वो सस्ते में कर रहे हैं और हमारे लोगों को बहुत महंगे में मिल रहा है। इस बात पर चिंता करनी चाहिए। तो किस तरीके से देश को झोंका जा रहा है उस संकट की ओर, जो संकट हम आज देख रहे हैं श्रीलंका में। इस बात पर सोचिए। बाकी
शाम को रात को 8 बजे हम फिर एक बार चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे तमाम सारे अन्य विषयों पर जो देश को संकट में डालने वाले हैं या देश को कैसे बनाने वाले हैं। इन सारे विषयों पर समस्या समाधान पर चर्चा करेंगे। तो उस देश की पल्स में हम और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।